निंगाल में दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम पर्यावरण भूगोल में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आज जल संसाधन प्रबंधन और मृदा प्रबंधन पर बात करेंगे। जल संसाधन प्रबंधन पे हम अपनी चर्चा करते हैं। जल प्रकृति की एक अमूल्य देन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये हम जानते हैं। वर्तमान में लगभग संपूर्ण विश्व में जल संकट गहराता जा रहा है। विश्व में जल के संदर्भ में आपको दो तथ्य बताता हूँ। पहला, ये हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। वहीं दूसरी ओर यदि हम वर्तमान स्थिति देखें तो विश्व का कोई भी देश या विश्व का कोई सा भी बड़ा शहर या छोटा शहर अब ऐसा नहीं बचा है जहां जल संकट नहीं हो। वैज्ञानिक शोध, विश्लेषण और अध्ययन अब हमें बताते हैं कि धीरे धीरे जल संकट और गहराता चला जाएगा और पीने योग्य जल या काम में आने योग्य जल की समस्या बढ़ती चली जाएगी। इन दोनों ही तथ्यों के बीच में हम जल प्रबंधन की बात कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर जल का इतना बड़ा भंडार होने के पश्चात भी हम काम में आने योग्य जल की कमी है। और ये कमी क्यों हुई है, इसके पीछे के कारणों को यदि हम लोग देखें तो उसमें काफ़ी कुछ देन मानव की ही नज़र आती है। और इसके अंतर्गत हम दो मुख्य तथ्य ले सकते हैं, जिनमें एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या के आकार में निरंतर वृद्धि, और दूसरी ओर जो तथ्य है वो है हमारी औद्योगिक और नगरीय प्रगति, जिसने जल संसाधनों को प्रदूषण के द्वारा समाप्त कर दिया है, दूषित कर दिया है। इससे जल की विकटता काफ़ी बढ़ गई है। जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जल को कैसे प्रबंधित और संसाधित किया जा सकता है। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं जल का पुनर्वितरण। पृथ्वी पर यदि हम लोग देखें तो कुछ भागों में काफ़ी अधिक मात्रा में जल है और कुछ भागों में काफ़ी कम मात्रा में जल है। वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भाग अधिक वर्षा वाले हैं, कुछ भाग शुष्क मरुस्थलों के रूप में हैं जहाँ वर्षा कम होती है। और इससे भी कमतर ये है कि यदि हम लोग देखें कि जितना जल पृथ्वी पर वर्षा चक्र के द्वारा आ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा नदियों के माध्यम से बहकर के समुद्रों में पहुंच जाता है और वो जल फिर से वापस से अनुपयोगी हो जाता है। जल पुनर्वितरण के द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से या अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों में चैनल बना करके जल को वितरित किया जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल में वृद्धि होगी और जल संसाधन के भंडार जो हैं उनमें जल की प्राप्यता बढ़ेगी। इससे जल संसाधन या काम में आने योग्य जल का भंडार बढ़ सकेगा। जलाशयों की स्थिति हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय से ही जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए विभिन्न जल स्रोतों का निर्माण प्राकृतिक रूप से साथ ही साथ मानव के द्वारा भी किया गया है। प्राकृतिक जलाशयों के अंतर्गत हम लोग भी देखते हैं कि झीलें हैं, नदियां हैं, ये प्राकृतिक कुएं जल भंडार का काम करते हैं। वहीं मानव ने कृत्रिम तालाब बना करके, कृत्रिम झीलें बना करके भी जल संसाधन और संरक्षण का प्रयास किया है। इन जलाशयों को संरक्षित करके वर्षा जल एकत्रित करके इन्हें जल को या भूमिगत जल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि हमें उपयोग के लिए जल उपलब्ध हो सके। आज बड़ी समस्या यही रही है कि एक लंबे समय से जल प्रबंधन के लिए या जल संरक्षण के लिए जिन संसाधनों को निर्मित किया गया था, वो संसाधन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी विकास की प्रवृत्ति के भेंट चढ़ा दिए और वो संसाधन समाप्त होते हुए चले गए, वो भंडारण समाप्त होते हुए चले गए। नहरों के द्वारा अतिरिक्त जल को डिस्चार्ज करके
न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है, जिसका ही हम पर्यटन नदी जोड़ो परियोजना या नहरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम लोग दे पाते हैं नहरों के द्वारा जल प्रबंधन का पश्चिमी भारत में, जहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में गंगानगर बीकानेर तक गंगा नहर के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल को पहुंचाया गया है। तो नहरी जल प्रबंधन का एक अच्छा माध्यम हो सकती है जहां अतिरिक्त मात्रा के जल का उपयोग किया जा सकता है। भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग जल संसाधन भंडारण का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, क्योंकि आज अधिकांश क्षेत्रों में भूजल पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है और इसके से सिर्फ पीने योग्य जल ही नहीं अपितु कृषि और अन्य कार्यों के लिए जल भी प्राप्त किया जा रहा है, जिससे भूमिगत स्रोत बीतते चले जा रहे हैं। यदि हम आज भारत की देखें या राजस्थान की स्थिति देखें तो जितने भी जल भंडार थे वो समाप्त हो गए हैं और अधिकांश ब्लॉक्स में पानी खत्म हो गया है। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए आवश्यक है। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम जल संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो वर्तमान समय में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्षा जल को उस क्षेत्र में प्रबंधित करके जो अपोहा तंत्र है उसमें जल संरक्षण की तकनीक के द्वारा उसे विकसित किया जाए, वर्षा जल का वैज्ञानिक उपयोग किया जाए, वर्षा जल द्वारा अपरदन को रोकने के लिए बांध या चेक डैम बना करके उसे नियंत्रित किया जाए, सुविधाजन स्थानों पर जलाशय का निर्माण करना, शुष्क कृषि का विकास, ये जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। भारत के कई क्षेत्रों में जल ग्रहण विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इसके कई भागों में काफ़ी अच्छे परिणाम हम देख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण में हम सुकुमाजी हरियाणा व मझगांव का भी उदाहरण देखते हैं, जहां पर जल संसाधन प्रबंधन जल ग्रहण विकास के द्वारा किया गया है। भूतापीय जल उपयोग भी जल संसाधन प्रबंधन का एक तरीका हो सकता है। भूगर्भ में गर्म जल द्वारा ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। जल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्य जो इसके अंतर्गत किया जाना है और किया जाना आवश्यक है वो है जल प्रदूषण, जल का प्रदूषण से बचाव। आज हम देख रहे हैं कि जल की कमी का एक बड़ा कारण जो जल भंडार हैं उनका प्रदूषित हो जाना है और इस प्रदूषण का कारण नगरीकरण के द्वारा उत्पन्न जलमल का सीधा ही जल स्रोतों में छोड़ देना, नदियों में छोड़ देना, तालाबों में छोड़ देना और औद्योगिक बहिस्राव को सीधा इससे संबंधित करना जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जल भंडारों के विकास के अंतर्गत हमें जल प्रदूषण से बचाव जल का प्रदूषण से बचाव करना आवश्यक है। जल का प्रदूषण से बचाव करने के लिए नवीन तकनीक का विकास कर सीधे ही औद्योगिक या नगरीय जल को नदियों तालाबों में न छोड़कर उसे रिसाइकल करके उसे साफ करके कुछ मात्रा में उस बड़ी गंदगी को हटा करके उसे जल में मुक्त किया जाए तो जल प्रदूषण से बचा जा सकता है और हम हमारे जलाशयों को इस घटनाक्रम से बचा करके जल संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। जल प्रबंधन के अतिरिक्त अब हम बात करते हैं मृदा प्रबंधन पर। मृदा सामान्य धरातल के ऊपर परत होती है जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। डॉक्टर बेनेट ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों के विघटन तथा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा का निर्माण प्राकृतिक घटनाक्रम के द्वारा प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर एक लंबे समय के पश्चात हुआ है और विल्कॉक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास ही मानव सभ्यता का इतिहास है, अर्थात सभ्यताओं का विकास मृदाओं के ऊपर हुआ है। मृदा जिसका उपयोग आज हम कर रहे हैं वो लाखों वर्षों की देन है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय में मृदा की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं
जिसमें मृदा प्रदूषण से लेकर के मृदा का अपरदन की समस्याएं सामने हैं। मृदा प्रबंधन के अंतर्गत मृदा क्षरण को रोकना आवश्यक है। इसके लिए जो मृदा अपरदन के कारण हैं उनको जानना जरूरी है। मृदा अपरदन के कारणों में भूवैज्ञानिक अपरदन, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, समुद्री अपरदन, मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन और विशेषीकृत अपरदन देखने को मिलता है। ये अपरदन के वो प्रकार हैं जो मृदा की समस्याओं को पैदा किए हुए हैं। मृदा अपरदन एक अपने आप में बड़ी समस्या है, जिससे उर्वर मृदाएं जल के साथ बह करके समाप्त हो रही हैं और अनुर्वर मृदाएं अवशिष्ट रह रही हैं और इसका बड़ा प्रभाव असर कृषि कार्यों पर पड़ रहा है, खास तौर पे खाद्य व्यवस्था पर। मृदा प्रबंधन करना आवश्यक है। मृदा अपरदन का एक बड़ा कारण वनों का धीरे धीरे समाप्त होना, वनों को काट देना, जिससे मृदा असंगठित और ढीली हो जाती है और फिर वो हवा और जल के साथ बह करके उड़ करके अन्यत्र समाप्त हो जाती है, अन्यत्र चली जाती है। वहीं दूसरा चराई है, ओवरग्रेजिंग है, जिसके द्वारा मृदा असंगठित होकर के अपरदन के लिए उपलब्ध हो जाती है। मृदा प्रबंधन के उपायों के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो वृक्षारोपण है, क्योंकि वृक्ष मृदा को संगठित रखते हैं, बांध करके रखते हैं। तो मृदा प्रबंधन के अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण के कार्यक्रम से मृदा प्रबंधन से ही नहीं जुड़े हुए, अपितु यह कार्यक्रम वन प्रबंधन से भी जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे हम जो वन प्रबंधन कर रहे हैं, यदि उसे मृदा प्रबंधन के साथ समायोजित करके किया जाए तो दोनों ही तथ्यों को आपस में अंतर्नियोजित करके बेहतर प्रबंधन कार्य किया जा सकता है। वन मृदा प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी का विकास, वन कृषि का विकास और अनुपयोगी भूमि पर या जहाँ से वनावरण समाप्त हो गया है वहाँ पर वन आवरण का विकास करना आवश्यक है। मृदा की समस्या खास तौर पे पहाड़ी और ढालू भागों पर रहती है। वहाँ वैदिकीकरण कृषि के साथ साथ वनों का विकास किया जाना चाहिए और वैदिकीकरण कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को कमतर किया जा सकता है। वहीं समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा भी मृदा अपरदन के प्रभाव को पहाड़ी भागों में कम किया जा सकता है। पट्टीदार कृषि भी इसका एक उपाय है। वहीं एनीकट निर्माण, फसल परिवर्तन करके बोना, अत्यधिक पशुचारण पर नियंत्रण करके, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा करके, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का एक बड़ा रीजन स्थानांतरित कृषि रही, जो खास तौर पे पहाड़ी भागों में और आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती थी, जहाँ पर वन भूमि प्राप्त करने के लिए वनों के आवरण को काट करके नवीन कृषि भूमि प्राप्त की जाती थी और इसके द्वारा खास तौर पे उत्तर पूर्वी भारत में और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में मृदाओं को नुकसान हुआ है। मृदा प्रबंधन के ये तरीके निश्चित रूप से मृदा के बचाव के तरीके हो सकते हैं। धन्यवाद।